तो स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th की बुक को स्टार्ट करेंगे। बुक के लिए कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि मतलब सर कौन सी किताब ठीक रहेगी, कौन सी किताब क्या पढ़ा जाए, इसमें क्या बेहतर होगा। तो यूपी बोर्ड के लिए अगर रिकमेंड करें तो राजीव प्रकाशन जो हमारे पास ये बुक है, आप मार्केट में इसको परचेज कर सकते हैं, अच्छी किताब है। इसके अलावा आप एक्सीलेंट इंग्लिश रेफरेंस आप इसे भी ले सकते हैं, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, ये भी बेहतर है पढ़ने के लिए, आपको अच्छी किताब है। तो क्लास 11th में पिछली जो बुकें थी यूपी बोर्ड्स की, वो सारी किताबें चेंज हो चुकी हैं। इंग्लिश की बुक्स पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं। पिछले साल भी यही बुक चला था, इस साल भी यही चलेगा। तो इसमें जो है इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस बुक को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल में आपको प्रोज और पोएट्री देखने को मिलेंगे, जिसमें से 8 प्रोज के चैप्टर आपका मेंशन किया गया है, जो आपके बगल में स्क्रीन में यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कुशवंत सिंह, और इसमें जो पोएम है ए फोटोग्राफ। उसके अलावा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और इसमें गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। डिस्कवरिंग तट फिर है द लंबरन टॉप पोएम है, और लैंडस्केप ऑफ द सोल ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा द वॉइस ऑफ रेन ये एक पोएम है, पोएम भी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको साफ साफ नज़र आ रही होंगी, और इसे आप इजीली तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है यानी हॉर्न बिल को ही 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रोज पोएट्री सेक्शन एक में दिया गया है। फिर राइटिंग स्किल एक आपको अलग से देखने को मिलेंगी, जो ये यूपी बोर्ड में एक नया सिलेबस देखने को मिलेगा। इसमें आपको नोट मेकिंग मिलेगा, समराइजिंग मिलेगा, सब टाइटलिंग मिलेगा, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। क्रिएटिव राइटिंग, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बगल में स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये राइटिंग स्किल है, इसके अंतर्गत 9 चैप्टर है, इसे आपको कंप्लीट करना होगा। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री रीडर। जो क्लास 10th में आप लोग सप्लीमेंट्री पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री नहीं बल्कि स्नैपशॉट, यानी सप्लीमेंट्री का ही दूसरा नाम स्नैपशॉट दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको स्टोरी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको टोटल 8 स्टोरी देखने को मिल सकती है, और इसे आपको पढ़ना है। जिसमें पहला है द समरी ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है। इसको आप इजली इस वीडियो में, इस क्लासेस में हम डेली आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पे जुड़े रहें। अब डिस्क्रिप्शन में इसके सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा दी एड्रेस मार्गा मिनको ये अगला चैप्टर है, और रांगा मैरिज बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इसे आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन, सभी लोग एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से परिचित हैं। ये स्नैपशॉट का चौथा चैप्टर है, इसे आप इजली इस वीडियो में हमारे इस चैनल पर बारी बारी करके सारे चैप्टर हम अपलोड करेंगे। फिर है मदर्स डे और द घाट ऑफ द वनली वर्ड्स, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये इस बुक में इतनी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ग्रामर पोर्शन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोज बुक से। पहला जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय कुशवंत सिंह, इसे आप ध्यान से देखिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और लगे रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और आपको कंप्लीट प्रोसेस फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और बेल घंटे को भी बजा दें, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा सबसे पहले। तो आ जाते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, शुरू करते हैं ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और पहला जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी क्लास 11th यूपी बोर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी।
पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, लेडी का मतलब होता है औरत। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी यानी एक औरत का जो पोर्ट्रेट होता है, चित्र होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। ही वॉज एन इंडियन ऑथर एंड ही वॉज ए लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। वो अपने समय के एक महान लेखक थे, एक वकील भी थे। ये तस्वीर में इन्हें आप देख सकते हैं इजली। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर शुरू होता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एंड ओल्ड वुमेन। लेखक कहते हैं कि मेरी दादी, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह, एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, यहाँ अपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर यानी हर किसी की दादी माँ, वाज एन ओल्ड वुमेन यानी वह भी एक बूढ़ी महिला ही थी, यानी मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years। कहा जा रहा है 20 वर्ष में जब से मैंने देखा, लेखक कहता है शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी ही थी, मैं उसे बूढ़ी के ही रूप में देखा, उनकी झुर्रियाँ से भरी हुई थी। रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ, चेहरे पे जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं उनकी जो स्किन होती है वो रिंकल हो जाती है, सिकुड़ जाती है। लेखक कहता है शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर, यानी जब से 20 वर्ष में जब से मैंने उस अपनी दादी को देखा है वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लेखक कहता है कि लोग कहते थे, पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि वह कभी युवती तथा सुंदर थी, एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका अपना भी एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह जब हम लोग जब सुनते थे तो इसे विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि मेरी दादी माँ कभी सुंदर कभी युवती हुआ करती थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। लेखक कहता है कि मेरे जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उनका जो तस्वीर था वो अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था, ड्राइंग रूम। ही वोर ए बिग टर्बन, बिग मतलब बड़ा, वोर मतलब पहनना, WOR, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही वोर ए बिग टर्बन, WORE, वियर का सेकंड फॉर्म वोर होता है, तो ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने हुए थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स यानी ढीले ढाले। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनके जो सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी उससे उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो लगभग कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन। क्या कहा जा रहा है कि वे ऐसे नहीं लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी वो उस तरह से नहीं लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी कोई पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही वुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनके केवल बहुत से पोते पोतियाँ होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जहाँ तक एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग, जहाँ तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने का सवाल है, वह घृणात्मक विचार थी। वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब वो घृणात्मक विचार से भरा हुआ था। सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्रायः हम लोगों से कहती थीं,
ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। यानी जब वो बच्ची थीं, जब गेम खेलती थी, जिस गेम को खेलती थी उसके बारे में वो हम लोगों से बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ब एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स यूज टू टेल अस। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जॉर्ब्ड एंड अनडिग्निफाइड। क्वाइट एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है मूर्खता और अपमानजनक प्रतीत होना। अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट्स द एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसे वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थी। प्रॉफिट्स का मतलब था धर्मगुरु, और यूज टू टेल अस मतलब कहानियाँ सुनाना। जैसे धर्मगुरु के बारे में कथाएं सुनते थे लोग, उस तरह से हम उन्हें मानते थे। इसी क्रम में हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह सदैव से छोटी मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। स्लाइटली मतलब होता है हल्का सा, बेंड मतलब झुका होना। हर फेस वाज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था, उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी। यानी जो क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, जो झुर्रियों पड़ी होती, जो रेखाएं होती है, वो कहीं से कहीं जा रही थी। नो वी वेयर सर्टेन, नहीं, नो मीन्स नहीं, वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन। हम निश्चित थे या हम विश्वास करते थे कि हमने जब से उन्हें देखा, वी हैड सी नोन हर, यानी जब से हम उन्हें जान रहे हैं वो सदैव ऐसी ही दिखती थी। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी जैसा कि हम लोगों ने उन्हें जब से देखा वो ऐसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह उससे ज़्यादा बूढ़ी ना हो सकी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वह उसी उम्र पर, उसी एज पर 20 साल तक रह गईं। यानी 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुक गई थीं। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर तो नहीं हो सकी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। शी नॉब्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वंस हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी। शी नॉब्ड मतलब लड़खड़ा कर चला। अबाउट द हाउस घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉट मतलब होता है दाग, और स्पॉटलेस का मतलब होता है बेदाग। वाइट बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर वह चलती थी। और क्या था? विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और अपने हाथ को, एक हाथ को अपने कमर पर, कुबड़ पर संतुलन बनाए रखने के लिए वह अपना एक हाथ कमर पर रखती थी। हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, तथा दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली, उनके चांदी जैसे जो बाल थे उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। पेल फकर्ड फेस्ड एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, हाँ वो सुंदर थी, वो शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य सी थी, जो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था। तीसरा पैराग्राफ में लेखक कहता है, माई ग्रैंड मदर
एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। कहता है मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together। लेखक कहता है कि मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे तो वो मुझे उनके पास छोड़ गए थे तथा हम सदैव साथ साथ रहने लगे या रहते थे। She used to wake me up in the morning। वह सुबह में मुझे जल्दी जगाया करती थी। Used to का मतलब होता है या करता था, या करती थी, या करते थे। ग्रामर में आपको ये पढ़ाया जाएगा। She used to wake, वह जगाया करती थी, me up in the morning, यानी मुझे सुबह में, मेरी दादी माँ मुझे सुबह में जगाया करती थी। and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। जब वो मुझे स्नान कराती थी तथा कपड़े पहनाती थी तो वह अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। इस आशा के साथ वह सुनकर मुझे भी याद हो जाएगा, वो इसीलिए वो गाती थी। यानी जब वह मुझे नहलाती थी तो वह प्रेयर गुनगुनाती रहती थी ताकि उसे सुनकर मैं भी उसे याद कर सकूं, इस उम्मीद पर वह गुनगुनाया करती थी। गेट टू नो इट बाई हर्ट, ताकि मैं भी उसे अच्छी तरह से याद। आई लिसेंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेखक कहता है मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैं दादी माँ के उस आवाज़ को सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैं उन लाइनों को याद करने की कोशिश कभी नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। लेखक कहता है कि then she would fetch my wooden slate, तब वह मेरी लकड़ी की तख्ती जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था, ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चॉक। येलो चॉक मतलब मुल्तानी मिट्टी होती है। ए टिनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी के दवात तथा सरकंडे की कलम लाती थी तथा उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे क्या करती थी, पकड़ा देती थी। हैंड इट टू मी, वह मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। लेखक कहता है सुबह में मेरी दादी माँ मुझे एक मक्खन तथा शक्कर लगी हुई मोटी बासी रोटी, स्टेल है, रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और वह उन्हीं में से कुछ और बासी मोटी रोटी अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए रख लेती थी। वो दादी माँ बहुत ही दयालु हृदय की थी। इसी क्रम में हम आ जाते हैं चौथे पैराग्राफ पर। चौथे पैराग्राफ में मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो था मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था, अटैच था। द प्रिस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वहाँ के जो पुजारी थे वो हमें वर्णमाला तथा प्रातःकाल की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। चोरस मतलब होता है सामूहिक गीत। जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठ मिलकर वर्णमाला अथवा प्रार्थना गाते थे तो मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना। When
वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम दोनों ही अपना काम समाप्त कर लेते थे तो हम घर वापस निकल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस। और उसी समय गांव के जो कुत्ते होते थे गांव में वो हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, वहीं मंदिर के दरवाजे के पास। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती विथ थ्रू टू डेम। और गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर ही मिलते थे। हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे वह उनके लिए लड़ते तथा गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। अगला जो पैराग्राफ है, पांचवा पैराग्राफ है। व्हेन माय पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए। कंफर्टेबली मतलब आराम से। तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, और यही हमारे जीवन का जो था एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। मेरी और मेरे दादी के जो बीच जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम अपना कक्ष शेयर करते थे, हम साथ साथ रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, और मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं मोटर बस से अपने अंग्रेजी स्कूल जाया करता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब वहाँ उन गलियों में कुत्ते भी नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ सिटी हाउस, और उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। अगला जो पैराग्राफ है वो छठवां पैराग्राफ है। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरता गया। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक मुझे वो जगाती थीं तथा स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When I came back, जब मैं वापस आता, she would ask me, तो वह मुझसे पूछती थीं, what the teacher had taught me, कि अध्यापकों ने मुझे क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। I would tell her English words, तो मुझे चूँकि अंग्रेजी आती थी तो मैं उससे अंग्रेजी में बात करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम के बारे में, आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और इसके अलावा पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इस बात से वो दुखी हो जाती थी। अनहैप्पी मतलब नाखुश होना। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वे पढ़ाते थे वह उन पर विश्वास नहीं करती थी तथा वह इस बात पर दुखी होती थीं कि उस स्कूल में ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। यानी उनको ये बुरा लगता था कि हम लोगों को वहाँ धार्मिक के बारे में कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं जा रहा है। इस बात को लेकर वह डिस्टर्ब होती थी। वन डे आई अनाउंसड, एक दिन मैंने बताया, अनाउंस किया, दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। मैंने एक दिन उनको इन्फॉर्म किया, बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और यह सुनकर वह और ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक,
उनके लिए, उनके अनुसार संगीत का जो संबंध है वो अशोभनीय चीज़ों से है। वह भिखारियों तथा वैश्याओं का अधिकार है तथा भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराज़गी ही था। It was the monopoly of horses and beggars and not meant for gentlemen. She said nothing. उन्होंने कुछ नहीं कहा, but her silent meant disapproval. लेकिन उनकी जो चुप रहने का मतलब था वो नाराज़गी ही था। She rarely talked to me after that. और उसके बाद वह मुझसे मुश्किल से ही बोलती थी। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, I was given a room of my own. तो मुझे मेरा खुद का रूम मुझे दिया गया, यानी मुझे अलग से कमरा मिला। The common link of friendship was snapped. हमारी जो सांझी कड़ी थी वो टूट चुकी थी, यानी हमारी जो दोस्ती थी वो एक तरह से टूट चुकी थी। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार किया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वह मुश्किल से ही किसी से बात करने के लिए अपना चरखा नहीं छोड़ती थी। स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग का मतलब चरखा होता है। Only in the afternoon she relaxed. केवल दोपहर बाद वह आराम करती थी। For a while to feed the sparrow. गौरैया पक्षियों को भोजन खिलाने के लिए वह उसी में रिलैक्स करती थी। While she sat in the veranda, जब वह बरामदा में बैठती थी, breaking the bread into little bits, और जो रोटियां थी उनके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वह रोटियों के टुकड़ों को बांट देती थीं तो उनके आसपास सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनकी तरफ इकट्ठा हो जाती थीं तथा आवाज़ ची ची करके पागल बना देती थीं। Some came and perched on her leg. कुछ पक्षियाँ ऐसी थीं जो आकर उनके पैर पर बैठ जाती थीं। Others on her shoulders. कुछ ऐसी थी जो उनके कंधे पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head. और कुछ ऐसी भी थीं जो उनके सर पर बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. वह मुस्कुराती रहती थी लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं। It used to be the happiest half hour of the day for her. यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। सोचिए, एक चिड़िया को दाना खिलाना एक व्यक्ति को या एक इंसान को कितनी खुशी दे सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम पक्षियों को उनके लिए दाने रखें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था अपने घर के आंगन में ज़रूर रखें। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। पैराग्राफ नंबर 8। When I decided to go abroad for further studies. लेखक कहता है, जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। I was sure my grandmother would be upset. मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ ये बात सुनकर बेचैन हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years. क्योंकि मैं उनसे 5 साल के लिए दूर हो जाऊंगा। And at her age one could never tell. और कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मेरी दादी माँ सेंटिमेंटल नहीं थी, वह भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं किया और ना ही कोई इमोशन उनके चेहरे पर कहीं दिखाई दिया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होठ से वो प्रार्थना के लिए
बार बार मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, ऐसा लगता था जैसे उनका जो माइंड है वह प्रेयर में खो चुका है, यानी वो जब भी रहती थी तो कुछ ना कुछ प्रेयर वो करती रहती थी। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थीं, उंगलियां उनकी अपनी मालाओं फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और बड़े शांति से उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला गया, आई क्रिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहेप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो मैंने उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 9 है, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब 5 साल बाद मैं दोबारा वापस आया, घर आया, एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और जब मैं अपने दादी माँ से स्टेशन पर मिला तो शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, तो वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी, और जब उन्होंने अपनी बाहों में मुझे भर लिया, इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनकी प्रार्थना गाते हुए उन्हें महसूस कर पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन मेरा आगमन हुआ, उस दिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरो, उनके जो खुशी के जो मोमेंट्स थे वह उनके स्पैरोज, उन पक्षियों के साथ थे। होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्राइबुलस रिबोक्स, जिन्हें वो पहले से ही अधिक देर तक खिलाती रहीं तथा हंसी से फटकारती रहीं। रिबुक का मतलब होता है फटकारना, फ्राइबोल्स मतलब होता है खुशी के साथ, हंसी के साथ। तो इसी क्रम में हम बढ़ जाते हैं 10वें पैराग्राफ पर। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक परिवर्तन देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया तथा एक पुरानी ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, कई घंटों तक द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, वो कई घंटों तक उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं तथा वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। sang of the homecoming of warriors, वीरों के आने के गीत। we had to pursued her to stop to avoid overstraining, हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना था। यह पहला अवसर था जब से मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। That was the first time since I had known her that she did not pray, और ये पहला अवसर था कि मैंने नोटिस किया कि उन्होंने प्रार्थना ही नहीं किया उस पल में। 11वां पैराग्राफ है, The next morning she was taken ill, अगली सुबह she was taken ill, वे बीमार हो गईं। यानी अगली सुबह taken ill का मतलब बीमार पड़ जाना। मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go, यह बहुत ही हल्का बुखार था, बुखार हल्का था तथा डॉक्टर ने हमें बताया था कि उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का जो विचार था वो भिन्न था। शी टोल्ड अस दैट
सी दैट हर एंड वाज नियर, और उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है, यानी वो मरने वाली हैं। सी सेड, उन्होंने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. कितनी बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, चूँकि वो अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी, उनके पास हमसे बात करने में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी, इसीलिए वो अपना समय प्रार्थना में लगाना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, और नेक्स्ट पैराग्राफ में है, वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब हल्के में ले लेना या ध्यान ना देना। सी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी तथा अपना माला फेर रही थी। इवन बिफोर शी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और अंत में होता क्या है, इससे पहले कि हम संदेह करते कि उनके होठ हिलने बंद हो गए थे तथा माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर चुकी थी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया था और हम सब को पता चल गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, मतलब वो मर चुकी थी। शी वॉज डेड। 13वां पैराग्राफ है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने as its customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. shroud का मतलब होता है कफन। we lifted her, हमने उन्हें उठाया, off the bed, बिस्तर से, and as its customary, यानी पूरे रीत रिवाज के साथ हमने उन्हें उनके बॉडी को बिस्तर से उठाकर फर्श पर नीचे लेटा दिया, ग्राउंड पर, and covered her with a red shroud, कवर्ड मतलब ढक देना, और उनके शरीर को हमने लाल कफन से ढक दिया। कुछ आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल्स, कुछ घंटे दुख मनाने के बाद हम उन्हें छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए, फ्यूनरल की व्यवस्था करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, सायंकाल में हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तथा उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुके। ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में जहाँ वे कफन में लिपटी हुई कठोर पड़ी हुई थीं, हजारों स्पैरो बर्ड्स, चिड़ियाँ बिखरी हुई बैठी थी, ची ची नहीं कर रही थी। देयर वाज नो चर्पिंग, उन चिड़ियों से ची ची की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम उन चिड़ियों के लिए दुख महसूस कर रहे थे। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ रोटी के टुकड़े लाईं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट देम, और उन्हें उनके पास फेंक देती हैं। दे स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और अजीब बात थी कि वो जो चिड़िया थी
वो उन रोटियों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। When we carried my grandmother corpse off, जब हम अपने दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चले, they flew away quietly, वे शांति से चुपचाप वहाँ से उड़ गई। Next morning, the sweeper swept the bread crumble into the dustbin. अगली सुबह नौकर ने द स्वीपर जो झाड़ू लगाने वाला था, रोटी के टुकड़े को झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। तो इस प्रकार इस चैप्टर का द एंड होता है। तो स्टूडेंट, कैसा लगा ये चैप्टर आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम अगली वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डालकर आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताएं ज़रूर। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल घंटे को बजा दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।